नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सैंडीज इकोनॉमी क्रैकर सेशन नंबर 40 में। आज हम डीप डाइव ले रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्वेश्चन युआन्स वैल्यू प्रॉब्लम में। युआन का सही मूल्य क्या है, यह प्रश्न आज अगर आप दुनिया में किसी भी जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक थिंकर से पूछेंगे तो अमेरिका और चाइना के बीच 25 साल से ये झगड़ा चल रहा है और यही टॉपिक मैं आपको 20 मिनट में आज समझाऊंगा, युआन्स वैल्यू प्रॉब्लम। सैंडीज इकोनॉमी क्रैकर का आज ये 40th सेशन है, बुधवार का दिन है, डीप डाइव कॉन्सेप्चुअल। ये सेशन हम इंटरनेट पे सबके लिए फ्री जारी कर रहे हैं। हमारी ये शानदार सीरीज, पूरी सीरीज का आनंद लीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आज के आज ज्वाइन का बटन दबाइए, मेंबरशिप चूज कीजिए और पूरी सीरीज अच्छे से पढ़िए। युआन्स वैल्यू प्रॉब्लम, ये सीरीज लेवल 2 में उपलब्ध है। लेवल 3 और लेवल 4 में और एक्सक्लूसिव नॉलेज वीडियोस लगातार आते हैं। आप लेवल 4 लेंगे तो आपको 1 2 3 अपने आप मिल जाएंगे। आइए ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया आपको नॉलेज की कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव इनपुट मिलेंगे। चाइनीज युआन्स वैल्यू एंड अमेरिकास कंसर्न। बेसिक कंसर्न यह है अमेरिका का कि चाइना ने अपनी करेंसी युआन को, रेनमिनबी को जानबूझकर डेप्रिशिएट करके रखा हुआ है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए एप्रिशिएटेड, वो चाइना होने नहीं देता है। और ऐसा करके चाइना ग्लोबल ट्रेड को मैनिपुलेट कर रहा है, ग्लोबल इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहा है, अपराध कर रहा है। चाइना बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दीज आर ऑल नेचुरल आउटकम्स ऑफ नेचुरल ट्रेड डायनामिक्स, तो मैं क्या करूं। तो दरअसल क्या है वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये दुनिया का सबसे महंगा सवाल है क्योंकि अरबों डॉलरों का खेल इसके ऊपर चल रहा है। चीनी युआन करेंसी अमेरिका को 25 सालों से ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में तकलीफ दे रही है। चीन का युआन कमजोर रहता है, ऐसा अमेरिका का दावा है कि भाई आप अपने युआन को ये देखो फिर से कमजोर करने लग गए। बीच में अप्रिशिएट होना शुरू हुआ था कुछ समय, लेकिन आपने फिर से उसको कमजोर कर दिया। तो चाइनीज एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए, ट्रेड का सिंपल रूल है, अगर आपकी करेंसी टूटती है तो नेचुरली आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए क्योंकि विदेशियों के लिए आपका माल सस्ता हो जाता है। हाँ, आपके माल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए, वो सारे फैक्टर्स इक्वल मान के हम बात कर रहे हैं। और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट चाइना बढ़ा देता है ऐसा कर करके करेंसी को गिरा के, और अमेरिका के गुड्स चाइना में एकदम से एक्सपेंसिव हो जाते हैं क्योंकि अगर इनकी करेंसी कम है तो सामने वाले की महंगी है। तो अमेरिका की शिकायत यह है कि चाइना ऐसा करके खुद के एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स को तकलीफ दे रहा है और ऐसा वो 25 सालों से कर रहा है और उसने तो हमें पागल बना दिया है। आप ये सब आर्टिफिशियली कर रहे हैं, इसलिए हम आपके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, हमें मजा नहीं आ रहा है, ऐसा अमेरिका का कहना है। So the broader concern is that the exchange rate policy of China is distorting trade, jobs, investment and global competition itself. चाइना ऐसे हर आरोप का सीधा सीधा खंडन कर देता है कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, आप सब झूठ बोल रहे हो। युआन अगर कमजोर रहेगा, चाइनीज एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, चाइनीज इंपोर्ट्स घटेंगे और चाइनीज ट्रेड सरप्लस बढ़ेगा। युआन अगर कमजोर होगा तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स कम होंगे, चाइनीज इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, ट्रेड सरप्लस कम होगा। यह सिंपल लॉजिक होता है ट्रेड का। अब चाइना की 25 सालों की ट्रेड की सच्चाई क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2001-2 में चाइना को डब्ल्यूटीओ में लाया। चाइना नहीं था डब्ल्यूटीओ में, गैड बना 1948, डब्ल्यूटीओ बना 1 जनवरी 1995 और चाइना उसके अंदर आया 2001-2 में और अमेरिका उसको लेकर आया ये सोच के कि यूएसएसआर का तो पतन हो गया है, चाइना से अच्छी दोस्ती हमने की और वो तो धीरे धीरे अब कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर रहा है, तो एक दिन चाइना भी डेमोक्रेटिक हो जाएगा, लिबरल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि चाइना किस मिट्टी का बना हुआ है, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। तो चाइना आ गया डब्ल्यूटीओ में, उसको तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल गया जिसका उसने ऐसा दोहन किया, ऐसा दोहन किया, ऐसा दोहन किया कि अमेरिका आज तक रो रहा है। और इसीलिए अमेरिका का अधिकारी भारत में आके खुले मंच पे बोल के जाता है कि चाइना के साथ जो गलती हमने की वो तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। इंडियंस को मुंह पे बोल के गया है वो अभी 2 महीने पहले कि हम तुम्हें तो ऐसी फैसिलिटीज देंगे ही नहीं। क्या जमाना आ गया भाई साहब। 2025 में चाइना ने $6.3 ट्रिलियन का टोटल ट्रेड किया, गुड्स ट्रेड, जिसमें उसने 1.2 ट्रिलियन का सरप्लस अधिशेष कमा लिया।
सर्विसेज ट्रेड उसने 2025 में 1.1 ट्रिलियन का किया था और सर्विसेज में 116 का डेफिसिट था। चाइना सर्विसेज में अच्छा नहीं है। तो कंबाइंड ट्रेड 7.4 ट्रिलियन का था और कंबाइंड सरप्लस $1 ट्रिलियन का रहा। समझ गए? और इस तरह से 2001 से 25 तक चाइना का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा। मैंने सारा डेटा आपके सामने लगा लिया है। 100 बातों की एक बात यह है, चाइना का स्केल बहुत ह्यूज है, सरप्लस बहुत ज्यादा हो गया है और इस वजह से दुनिया में ग्लोबल इंबैलेंस आ गया है। यह है मेन शिकायत, that China is the main engine behind creation of global imbalances which has distorted everything. And China says, what am I to do? If you are willing to buy my product, I am selling you my product. Don't buy my product. अब वो तो सिंपलिस्टिक आर्ग्यूमेंट मैंने दिया, कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ऐसे टॉपिक्स को समझने के लिए आपको थोड़ा गहराई में भी जाना पड़ता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको कंटेंट में ये सब दे दें। जैसे मैंने कहा, ये सेशन में इंटरनेट पे फ्री रिलीज कर रहा हूं, इसका पीडीएफ नीचे लिंक में है, कमेंट में क्लिक करो, डाउनलोड कर लो। तो ये पूरी सीरीज का हमारा 40th सेशन है। पूरी सीरीज के लिए मेंबरशिप अभी के अभी ज्वाइन करो। युआन चाइना की करेंसी है जिसका ऑफिशियल नाम रेनमिनबी है, युआन उसका यूनिट है। करेंसी अंडर वैल्यूएशन वो है जब एक करेंसी को सस्ता माना जाता है जबकि वो उससे महंगी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अमेरिका का क्या आरोप है, चाइना की करेंसी अंडर वैल्यूड पड़ी हुई है जबकि उसको अभी इससे बहुत ऊपर की वैल्यू पे होना चाहिए। और चाइना खुद आर्टिफिशियली ये करेंसी को ऐसा खेलते रहता है, ये अमेरिका, ताकि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहें। ट्रेड सरप्लस आपको पता ही है, आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम है। करंट अकाउंट सरप्लस, यू आर अर्निंग मोर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर्स देन यू आर पेइंग अदर्स। सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप, आपकी इकोनॉमी कितना सेव करती है और कितना डोमेस्टिकली इन्वेस्ट करती है, ये इस पूरे डिबेट में इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा, इसलिए आपको यहां पर एक बार बता दिया। तो इस तरह दोस्तों 10 टर्म्स हमने इसमें दिए हैं और ये 10 आज के डिबेट में काम आते हैं। इसमें से मैं आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन बता देता हूं। अमेरिका का यह आरोप है कि चाइना अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को पुश नहीं करता है, जिस वजह से इम्बैलेंस को ठीक नहीं किया जा सका है। बेगर दाय नेबर पॉलिसी, अमेरिका का यह आरोप है कि चाइना बेगर दाय नेबर पॉलिसी फॉलो करता है, दूसरे देशों को गिरा के खुद को उठाना चाहता है और इसी के लिए उसने अपनी करेंसी को कमजोर करके रखा हुआ है, जिससे उसको ट्रेड का एडवांटेज मिल गया है। और इस वजह से कल को दूसरे देश भी कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन करके कबाड़ा कर देंगे ग्लोबल ट्रेड का। तो चाइना वालों, अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू मत रखो, यह कहना है अमेरिका का। समझ गए? चाइना कहता है कि मेरा जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम मैनेज्ड फ्लोट का सिस्टम है। मेरी एक्सचेंज रेट रिजीम मैनेज फ्लोट है, भारत का रुपया भी मैनेज फ्लोट है। आरबीआई एक लेवल तक ही मार्केट को करने देता है, बाकी फिर आरबीआई इमीडिएटली या तो डॉलर बेचता है या डॉलर खरीदता है और पॉलिटिकल इच्छा के हिसाब से रुपए को मैनेज करता है। जैसे अभी 100 तक जाने ही नहीं दे रहे हैं ये, नॉर्मल परिस्थिति में रुपया 100 क्रॉस कर गया होता, अभी तक उसको बहुत सारे तरीकों से रोका हुआ है अभी। तो चाइना ये कहता है कि 1994 के बाद से मैंने मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चलाया हुआ है और कंप्लीट फ्री फ्लोट हम नहीं करेंगे। चाइना का युआन 8.28 पर यूएस डॉलर से 7.19 तक आया, फिर बीच में अप्रिशिएट हुआ और फिर से डिप्रिशिएट हो गया है और उसके अलग अलग युग चले हैं। रेनमिनबी इसका ऑफिशियल नाम है, युआन CNY इसकी यूनिट होती है। युआन रेनमिनबी लोग एक ही मान के चलते हैं। तो अगर आपको पिछले 25 सालों का युआन का मूवमेंट देखना है $1 के सामने, तो वो ये है। ये स्ट्रांग युआन का फेस था, जो कि साफ दिख रहा है कि इनका एक्सपोर्ट्स और सरप्लस बढ़ने से युआन मजबूत हो गया, जो कि होता है। वहां पे चाइना डर गया क्योंकि चाइना की पॉलिटिक्स में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, करोड़ों ग्रामीण लोगों को शहरों में लाके हुको परमिट पे टेम्पररी रखकर फैक्ट्रियों में काम करवाना, यह उनका पूरा सोशल स्टेबिलिटी का मॉडल था। अगर करेंसी मजबूत होती चली जाती, जो कि होती ही, तो लाखों नौकरियां ही खतरे में पड़ जाती क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। और चाइना किसी भी कीमत पे ना नौकरियां नष्ट होने देगा, ना सोशल स्टेबिलिटी नष्ट होने देगा। और इस वजह से धीरे 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 करेंसी फिर से उसने डिवैल्यू करना शुरू कर दी, बहुत सारे तरीकों से।
तो ये वीकनिंग हो रही, जबकि चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो ये लॉजिकली नहीं है। बिल्कुल सही है अमेरिका का आरोप, और चाइना का अपना स्टैंड पॉलिटिकली अपनी जगह सही है। तो इस तरह से ये है सारा झगड़ा। तो 8.28 से 6.15, तो अमेरिका का लगा होगा 6, 5.55 तक आ जाएगा, चाइना उसको उल्टी दिशा में ले गया। अब मॉरली चाइना एक पॉइंट पर यह भी कहता है कि भाई 2008 में ग्लोबल कैपिटलिज्म तो वैसे ही मर चुका है, नियो लिबरल कैपिटलिज्म तो मृत्युशैया पे ही था, और 2008 में तो गला ही दबा दिया आपने उसका। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सब प्राइम लोन, बोलने की जरूरत ही नहीं है, और चाइना ही रेस्क्यू करके निकाल के लाया। तो हम अपने हिसाब से करेंगे, आप करो, आपको जो करना है। और अब तो चाइना इतना बड़ा हो गया कि कोई करके क्या कर लेगा, और ईरान वॉर ने जितना वीक कर दिया अमेरिका को, तो वो तो अब कुछ भी क्या करेगा। अब हम आते हैं इसके मर्म पे, ग्लोबल इम्बैलेंसेस। तो ये ग्लोबल इम्बैलेंसेस का क्या है पूरी कहानी, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी स्पेलिंग को ठीक कर दिया जाए फटाफट, ग्लोबल इम्बैलेंसेस। प्यारे दोस्तों, वैश्विक असंतुलन व्यापार में क्या होता है और इससे क्या नुकसान हो जाते हैं। These are the persistent and large differences in countries' current account positions. करंट अकाउंट में जब देशों के बीच बहुत बड़े गैप आने लग जाते हैं, चाइना भयंकर बड़ा सरप्लस और दूसरे बड़े बड़े डेफिसिट, यानी कि अमेरिका। सरप्लस कंट्रीज आर सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग मोर देन दे आर स्पेंडिंग एंड इंपोर्टिंग। बिल्कुल सीधा सा गणित है, इस एक लाइन को रट लेना, याद कर लेना। अगर आप एक सरप्लस कंट्री हो, ट्रेड सरप्लस वाली, परसिस्टेंट, ऐसा नहीं एक साल हो गया फिर डेफिसिट हो गया फिर एक साल, और परसिस्टेंट में भी सैकड़ों अरब, बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि आपका सेविंग बहुत हो रहा है, आपके एक्सपोर्ट्स बहुत हो रहे हैं, लेकिन आप न लोकली स्पेंडिंग उतनी कर रहे हो न लोकली इंपोर्टिंग उतनी कर रहे हो। तो आपकी सेविंग और आपका एक्सपोर्ट भयंकर भयंकर भयंकर, और आपका स्पेंडिंग और आपका इंपोर्ट कम कम कम, ये हो रहा है सरप्लस में। और डेफिसिट वाली कंट्रीज में इसका ठीक उल्टा हो जाता है, जो कि अमेरिका। अमेरिका का डेफिसिट कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा बना हुआ है, इट इज स्पेंडिंग फार मोर देन व्हाट इट कैन, बट इट इज, एंड इट इज इंपोर्टिंग लाइक मैड। चाइना और जर्मनी के सरप्लस बहुत लंबे समय तक बहुत रहे, अब तो जर्मनी को चाइना ने ही पीटना शुरू कर दिया है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, द फेमस मिडिल स्टैंड ऑफ जर्मनी, वो मिडिल लेयर और वो सब ऑटो जायंट्स एंड ऑल, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में आ गया जर्मनी बिकॉज ऑफ अ कॉम्पिटिशन विद चाइना। सारे अस्थि पंजर ढीले कर दिए चाइना ने जर्मनी के। इन इम्बैलेंसेस की वजह से फाइनेंशियल डिपेंडेंस, एक्सचेंज रेट टेंशन, ट्रेड डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। ग्लोबल इम्बैलेंसेस सिर्फ व्यापार के नहीं होते, वो एक्चुअली सेविंग, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी, कंजम्पशन, हर चीज को इंगित करते हैं। और अगर ये 5 साल 10 साल 15 साल बने रहे, अब चाइना वाला तो 20 साल से बना हुआ है, तो ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग हो जाते हैं, ये अपने आप को ही आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे सरप्लस कंट्रीज पूरी तरह एक्सटर्नल डिमांड पर डिपेंडेंट है। अरे भाई, दुनिया में अगर चाइनीज माल की डिमांड खत्म हो गई, भारत लगातार ज्यादा 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 इंपोर्ट करे जा रहा है चाइना से हर साल, और हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। संसद में अभी आज जानकारी दी है सरकार ने, $100 अरब का डेफिसिट है ट्रेड में चाइना के साथ हमारा। तो हम फुल्ली डिपेंडेंट होते जा रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में चाइना पे। डेफिसिट कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दीज इंपोर्ट्स। इस वजह से दुनिया की इकोनॉमी में बहुत सारी भेद्यताएं पैदा हो जाती हैं, वल्नरेबिलिटीज, फाइनेंशियल क्राइसिस की, प्रोटेक्शनिज्म की, करेंसी डिस्प्यूट्स की। तो यह है ग्लोबल इंबैलेंसेस और पॉलिटिकल टेंशन का खेल। चाइना क्योंकि अपने कम्युनिस्ट सिस्टम को गिरा नहीं सकता, चाइना क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में खलल नहीं पड़ने दे सकता, चाइना क्योंकि अब तो शी जिनपिंग के 13वें 14वें साल में अमेरिका के सामने जरा सा भी झुकता हुआ दिख ही नहीं सकता, हाइपर नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट, तो उसके सरप्लसेस तो कम होने ही नहीं है। और अमेरिका वीकेंड बाय ईरान और भयानक दलदल में जा रहा है। नॉर्मली सच सिचुएशंस एंड अप इन अ वॉर, बट अब क्या होगा आगे आगे देखते हैं, समय के साथ ही पता चलेगा। तो ग्लोबल इंबैलेंसेस का फंडा क्लियर हो गया ना गुरु। इसमें कॉजल चेन्स होती हैं, कॉज और इफेक्ट का एक पूरा डोमिनो इफेक्ट होता है। इसमें मैंने 5 कॉजल चेन लगा दी हैं आपके लिए। बहुत शानदार लेक्चर है आज का, इसीलिए मैंने इसको फ्री इंटरनेट पे जारी किया। कमेंट थ्रेड में बढ़िया बढ़िया बातें लिखो भाई, और आपकी राय क्या है वो भी लिखो।
और तुरंत हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करो। ये तो लेवल 2 पे मिलेगा, लेकिन 3 और 4 को भी ट्राई करना, बहुत अच्छी, बहुत इनरिच्ड है। अगर युआन डिप्रिशिएट करता है, चाइना का माल विदेश में सस्ता हो जाएगा, तो चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, अमेरिका का इंपोर्ट बढ़ेगा, तो चाइना का ट्रेड सरप्लस बढ़ेगा। पहला कॉजल चेन क्लियर हो गया, लॉजिकल है एकदम। इसका ठीक उल्टा नंबर 2 है, समझाने की जरूरत ही नहीं है, यस और नो। अब आते हैं तीसरे पे। युआन गिरा तो चीनी लोगों के लिए इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे। हमारा रुपया गिर रहा है तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं ना। तो जैसे ही युआन गिरता है तो चीनी लोग जो विदेशी माल खरीदना चाहते हैं, अब उनकी टेंडेंसी कम हो जाती खरीदने की, क्योंकि महंगा हो गया ना विदेशी माल। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, परचेजिंग पावर गिरती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन इंपोर्टेड गुड का कम होगा। तो अमेरिका हो, जर्मनी हो, ये लोग एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो रिलेटिवली इनका माल कंपीट नहीं कर पाएगा। चाइना कम, तो चाइना का ट्रेड सरप्लस फिर से बढ़ेगा, क्योंकि उसका डेफिसिट कम हो रहा है। और अगर युआन स्ट्रांग होगा तो हाउस होल्ड कंजम्पशन में 3 का उल्टा असर आएगा, वहां के लोग ज्यादा खरीद पाएंगे। तो वहां की सरकार ये नहीं चाहती, नहीं तो वो युआन को मजबूत होने देती ना, जो कि एक नेचुरल होता। तो इस तरह से पांचवा और अंतिम सबसे ब्रॉड एग्जाम्पल है। अगर युआन कमजोर है तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज मजबूत हो गई हैं, तो चाइना का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तो चाइना का फॉरेन एक्सचेंज का सरप्लस अनाप शनाप बढ़ता चला जाएगा, तो अमेरिका भयानक प्रेशर में आएगा। और वही तो हो रहा है। इस चक्कर में तो पूरा राइट विंग का उदय हो गया, मागा आ गया, अमेरिका फर्स्ट आ गया। लेकिन अपने जियोपॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स और वॉरफेयर के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी में खुद ही घासलेट डाल के आग लगा ली है। मैंने जानबूझ के पेट्रोल नहीं बोला। तो प्यारे दोस्तों, ये होती हैं कॉजल चेन्स। आइए लेक्चर को कंप्लीशन की तरफ ले जाते हैं। एक बहुत ही मजेदार डिबेट चल रही है। इकोनॉमिक्स पत्रिका में लेख छपा, गीता गोपीनाथ, पेरे ओलिवर और हेलेन रे का। और उसके जवाब में अगले हफ्ते लेख छपा अनंत नागेश्वरन, भारत का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और पीएच श्रीनिवास का। इन दोनों के दो अलग अलग राय हैं। गीता गोपीनाथ एंड अदर्स, उनका यह कहना है कि चाइना की गलती नहीं है, अंडर वैल्यूड युआन से ग्लोबल बैलेंसेस आए हैं, तो चाइना पे आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। और इसका जवाब, यही तो मैं समझा रहा हूं ना आज के लेक्चर में, और इसके जवाब में अनंत नागेश्वरन और श्रीनिवास लिखते हैं कि यह कहना कि चाइना ने जानबूझ के युआन को कमजोर नहीं किया, यह बिल्कुल गलत है। युआन सिर्फ एक सिम्टम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा वो कॉज भी है। मतलब चाइना जानबूझ के युआन को कमजोर किए हुए है। तो पहला पर्सपेक्टिव यह है कि युआन इज नॉट अ कॉज ऑफ ग्लोबल इंबैलेंसेस। तो फिर कैसे हो रहा है ये ग्लोबल इंबैलेंस? इनका कहना यह है, गीता गोपीनाथ एंड कंपनी का, कि चाइना सरप्लस कम्स फ्रॉम एक्सेसिव सेविंग एंड वीक हाउस होल्ड कंजम्पशन। ये चाइना के अंदर, और अमेरिका का डेफिसिट लो सेविंग एंड लार्ज फिस्कल डेफिसिट का नतीजा है। आप समझ गए? और युआन इज मोर देन अ सिम्टम। अनंत नागेश्वरन एंड कंपनी ये कहते हैं कि युआन की प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ चाइना की हाई सेविंग और वीक कंजम्पशन की वजह से नहीं है, ये तो इनकी पॉलिसी है, ये खुद ही कर रहे हैं, डेलिबरेटली कर रहे हैं, इनको फ्री पास मत दो। डिबेट आ गया समझ में? अब भैया 25 साल पुरानी सबसे बड़ी डिबेट है ये दुनिया की ट्रेड की डिबेट में। तो रीबैलेंसिंग का सॉल्यूशन क्या होगा? अगर इतने इम्बैलेंसेस हैं तो क्या हम इसे रीबैलेंस कर सकते हैं? देखिए, चाइनीज हाउस होल्ड्स बहुत ही स्मॉल शेयर ऑफ नेशनल इनकम का कंज्यूम करते हैं। ज्यादातर नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में चली जाती है। चाइना में हाउस होल्ड कंजम्पशन 40% ऑफ जीडीपी पे स्टक है। ये समझ में आया आपको? भारत में देखिए, जीडीपी की इक्वेशन क्या होती है? जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो भारत में जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये 55, 60, 65% की रेंज में घूमता है। चाइना में वो 40 के ऊपर ही नहीं जा रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंपीट ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतने सस्ते हो गए हैं।
तो दूसरे देश भी अपनी करेंसी को वीक रखने की कोशिश करेंगे, तो ग्लोबल ट्रेड वॉर। इसलिए स्ट्रॉन्गर युआन अगर होता है तो थोड़ा सा बैलेंसिंग हो पाएगा, तो चाइना को थोड़ा उस बारे में सोचना चाहिए। और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स ये 40% को बढ़ा के 45 तक ले जा पाएंगे, इंपोर्ट बढ़ेंगे ना, और सारा टेंशन कम होगा इंटरनेशनल ट्रेड में। लेकिन फिर ये व्यू भी है कि सिर्फ युआन को मजबूत कर देने से चाइना का इकोनॉमिक बैलेंस अपने आप इम्बैलेंस ठीक नहीं होगा। बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स चाइना को करने हैं। ठीक है, जो भी है, चाइना है तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी ना, इतनी तरक्की कर ली, 20 ट्रिलियन निकल गए, $10,000 पर कैपिटल वगैरह, है तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी ना। और एक पार्टी और कुछ लोग ही सब तय कर रहे हैं ना, तो है तो एक आर्टिफिशियल सिस्टम ही, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टर, उसकी अपनी बहुत सारी ब्रिटलनेस है। और यूएस का अपना इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट है कि वो उसको कम नहीं करेगा तब तक ये सिचुएशन ठीक भी नहीं होगी। तो दोनों को, चाइना अमेरिका को, स्टेप्स लेने होंगे। यह है भैया दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डिबेट का 20 मिनट में क्विक एनालिसिस। अब आपको इसे एक दो बार और देखना चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी आपको गहराई से समझ आएगा। ये पूरी सीरीज सैंडीज इकोनॉमी क्रैकर आपको लेवल 2 में मिल जाएगी, और 3 और 4 में असली आनंद है, जहां बहुत सारा कंटेंट डेली आता है। इसी के साथ युआन्स वैल्यू प्रॉब्लम को यहीं विराम देते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।